अकाउंटिंग हिस्ट्री पे हमने पीछे के वीडियोज़ में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम शामिल करेंगे अकाउंटिंग की बेसिक कंसेप्ट्स को। किसी भी सब्जेक्ट की कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होती है, जब तक बेस उसका क्लियर नहीं होता है, तो हम उसके बारे में बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कभी भी हल नहीं कर पाते हैं। और अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन बेसिक कंसेप्ट की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि इनसे संबंधित आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में एक नए टॉपिक के साथ, जो आपकी अकाउंटिंग की बेसिक कंसेप्ट से संबंधित है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, अथवा आप कॉमर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग रूल्स को इंक्लूड किया है, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को इंक्लूड किया है और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आगे बढ़ाते हुए तो सबसे पहले शुरू करते हैं सत्ता की अवधारणा, या जिसे हम पृथक अस्तित्व की अवधारणा भी कहते हैं, या व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा भी कही जाती है। इसी अवधारणा के कारण व्यापार और व्यापार का मालिक अलग अलग माना जाता है। मालिक की और व्यापार की दोनों की लेखा पुस्तकें अलग अलग होती हैं। इनके संपत्ति, दायित्व, खर्चे, आय सब अलग अलग लेखा किए जाते हैं। यह जो अवधारणा है ये केवल अकाउंटिंग के पर्पज से है। लीगली ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपको इसे फॉलो करना पड़े। अकाउंटिंग ये कहती है कि मालिक और व्यापार दोनों अलग अलग है। इसी अवधारणा के कारण ही व्यापार का स्वामी व्यापार का लेनदार होता है और व्यापार स्वामी के लिए देनदार होता है। और इसी अवधारणा के कारण आप बैलेंस शीट में कैपिटल को लायबिलिटीज साइड में दिखाते हैं। जो निजी खर्चे स्वामी के होते हैं उनको हम व्यापारिक व्यय नहीं मानने का रीजन, ड्राइंग मानने का रीजन इसी अवधारणा के कारण रखते हैं। हालांकि पूंजी पर ब्याज को रिकमेंड अधिकांश लेखाशास्त्री नहीं करते हैं, फिर भी अगर पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है तो वो इसी अवधारणा का परिणाम है, और आहरण पर ब्याज भी इसी अवधारणा का परिणाम है। इसके बाद चलते हैं सेकंड में। स्क्रीन पर आपके सामने सेकंड है, दोहरा लेखा, द्विपक्षीय या द्विपहलू अवधारणा। इसमें क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली इटली की है। इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, इतिहास में हमने देखा था, क्योंकि वर्तमान में जो हम लेखांकन प्रणाली अपनाते हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली है। इसका जन्म कहाँ से हुआ इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ये इटली देश की देन है। इसका जनक लुकास पेसियोली को माना जाता है, जिसके बारे में हम 1494 की बात देख चुके हैं, 15वीं शताब्दी के अंत में। और इसी अवधारणा से डेबिट और क्रेडिट का, इसी अवधारणा के कारण डेबिट और क्रेडिट का नियम लागू होता है। लेखांकन समीकरण का विकास भी इसी अवधारणा की देन है, क्योंकि द्विपक्षीय अवधारणा में दो खाते बनते हैं। दो खातों में एक खाता आपका डेबिट होगा, एक खाता क्रेडिट होगा। और लेखांकन अवधारणा भी आपको संपत्ति दायित्व के बैलेंस को दर्शाती है। इसलिए लेखांकन अवधारणा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो द्विपक्षीय अवधारणा का परिणाम होता है। लेखांकन समीकरण के ऊपर ही हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि आर्थिक चिट्ठा किस अवधारणा की देन है, तो आर्थिक चिट्ठा भी इसी अवधारणा की देन होता है। इसी अवधारणा के कारण ही तलपट का मिलान किया जाता है। तीसरी अवधारणा विवेक, संकुचन, परंपरागत, रूढ़िवादिता। इसका इंग्लिश वर्ड होता है कंजर्वेटिज्म। आप किसी भी प्रकार का प्रोविजन बनाते हैं वो इसी अवधारणा की देन है। इसी अवधारणा के कारण ही भविष्य की हानियों को तो ध्यान में रखा जाता है, लेकिन लाभों के लिए कोई संचय नहीं बनाया जाता। यही अवधारणा आपको
ज़्यादा खर्चों की तरफ प्रेरित करती है और आय को कम दिखाने के लिए प्रेरित करती है। इसी अवधारणा के कारण संपत्तियां कम और दायित्व अधिक दिखाए जाते हैं। यह कोशिश की जाती है कि संपत्तियों का मूल्य कम से कम बने और दायित्व का मूल्य अधिक से अधिक बने। खर्चे ज़्यादा दिखाना और आय कम दिखाने से परिणाम ये होगा कि आपको टैक्स कम से कम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको लाभ कम होगा। इससे गुप्त संचयों का निर्माण होता है। गुप्त संचय इसलिए क्योंकि आप ऐसे खर्चे दिखा देते हैं जो वास्तव में लाभों को कम कर देते हैं। और इसी अवधारणा के कारण देनदारों पर डूबती ऋण आयोजन बनाया जाता है और बट्टा आयोजन बनाया जाता है, लेकिन लेनदारों पर बट्टा संचय नहीं बनाया जाता। आपका नॉर्मली ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टॉक को लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से किस मूल्य पर दिखाया जाता है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, तो दोनों में से कम वाले मूल्य पर दिखाया जाता है। और एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि स्टॉक को लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से कम पर दिखाने की परंपरा कौन सी है या किस परंपरा के अनुसार दिखाया जाता है। तो आपका उत्तर होता है रूढ़िवादिता की परंपरा या रूढ़िवादिता की अवधारणा। इसी अवधारणा के कारण पार्टनरशिप में जेएलपी सरेंडर वैल्यू पर दिखाई जाती है। एक आपने वर्ड सुना है विंडो ड्रेसिंग, दिखावटी साज सज्जा इसे बोला जाता है। इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। दिखावटी साज सज्जा होती क्या है? दिखावटी साज सज्जा वो है जब एक कंपनी अपने शेयर पब्लिक में जारी करेगी तो उस समय अपनी संपत्तियों को और अपने लाभों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगी ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। वह अपने प्रॉफिट रेशियो को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर दिखाएगी, प्राइस अर्निंग रेशियो को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर दिखाएगी। इसी को हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। ये शेयर मार्केट में नॉर्मली यूज होता है और उन कंपनियों की तरफ से यूज होता है जो ज़्यादातर शेयर मार्केट से पैसा उठाने का काम करती है, या जो कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं उनकी तरफ से अपने अकाउंट्स को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि जो इन्वेस्टर है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो उनके अकाउंट्स को देखकर। इसे हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही शामिल करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।